So hi everyone, good evening, welcome to our YouTube channel and I hope you all are fine. Today we are going to discuss some important topic related to marketing. So marketing क्या होता है आप सब लोगों को पता होगा, कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते. तो जो लोग मार्केटिंग करते हैं वो लोग बेचते हैं सामान को और जो नहीं करते वो लोग खरीदते हैं. ठीक है, मतलब मार्केटिंग हम सबको पता है. मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है. हम सबको पता है मार्केटिंग. लड़कियों को तो खासकर बहुत अच्छे से पता होगा भाई मार्केटिंग क्या होता है, क्योंकि लड़कियों से अच्छी मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता. आई थिंक लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है मार्केटिंग किस तरीके से करना है, बार्गेनिंग किस तरीके से करनी होती है. तो हम आज वही टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले क्लास को करते हैं स्टार्ट. मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज द बिजनेस फंक्शन दैट कंट्रोल द लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिमांड in the market and it deal with creating and maintaining the demand in the market. तो बेसिकली जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग के अंदर डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं. डिमांड क्या होती है? डिमांड बताती है कि मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई आनी चाहिए, राइट. तो डिमांड पूरी फुलफिल होगी ना. जब मार्केट के अंदर डिमांड पूरी फुलफिल होगी तो तभी हमारा काम बन पाएगा, तभी मार्केट चल पाएगी. मार्केट को चलाने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी ही नहीं, प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है एंड प्रोडक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो उन चीज़ों का एक राइट प्रोसेस होता है, कब करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, कैसे कैसे लोग होने चाहिए मार्केटिंग के अंदर, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या प्लानिंग रहेगी. ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक अच्छे मार्केटर को पता होनी चाहिए, तभी मार्केट चल पाएगी. वरना तो हम रेगुलर देखते हैं कितने ब्रांड्स आते हैं, कितने ब्रांड्स जाते हैं. रेगुलर हम लोग देखते हैं कि कितने ब्रांड्स आए और उनका आज कुछ भी नामो निशान है ही नहीं मार्केट के अंदर. पता ही नहीं है कि ये ब्रांड एग्जिस्ट भी करते थे कभी या नहीं. हम कितनी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जैसे पार्ले जी की कंपनी देख लें या और भी बहुत सारे बिस्किट हैं जो कि पुराने टाइम से बहुत चलते आ रहे हैं और लोग आज भी उनको प्रेफर करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू जो है अपनी मार्केट के अंदर क्रिएट कर रखी होती है. तो ये कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज होती हैं जो एक मार्केटर को पता होनी चाहिए. तो ये तो हमने कर लिया डेफिनेशन की बात. आगे हम देखते हैं मार्केटिंग इवॉल्व्स, राइट. देखो, द सेटिंग ऑफ मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे. एज अ मार्केटर मैं क्या सोचूंगी कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, मेरे क्या गोल्स होने चाहिए. क्योंकि भाई जब भी हम कोई फर्म खोलते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं हमेशा, है ना. कभी भी हम ये नहीं सोचते ना कि आज हमारी फर्म खुली है तो भाई कल को बंद हो जाएगी, हमें लॉस होगा, हम 1 साल के अंदर इसको वाइंड अप कर देंगे. नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव हम रखते हैं कि भाई विद इन अ ईयर हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, डे बाय डे हम ग्रो अप करते जाएंगे और जितना भी टर्नओवर है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा. कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस चलेगा. अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो सेटिंग करने होते हैं अपने हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये तो मेन है, बनाने ही पड़ेंगे. भाई गोल्स हमारे क्या हो गए, बना लिए हमने कि भाई हमें लॉन्ग टाइम बिजनेस चलाना है, अच्छा प्रॉफिट गेन करना है, अच्छे लोगों से पार्टनरशिप करनी है और कस्टमर्स को लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करना है. ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देख के चलनी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपिंग द मार्केटिंग प्लान. अब हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, गोल्स बना लिए, ऑब्वियसली बात है अब हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे. आप लोगों को याद है हम लोग स्कूल टाइम में कितनी प्लानिंग्स करा करते थे, टाइम टेबल्स बनाया करते थे. तो इसी तरीके से भाई जब हम एक छोटे छोटे कामों के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हैं तो एक बड़ा काम करने के लिए तो हमें एक बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है भाई, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, लाइक ये सारी चीज़ें. कितना फंड में लाना है, कहाँ से लाना है, कौन कौन सी कंपनी से इन्वेस्ट कर रही हैं, कब को काम को करना है, कब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, सब हमें प्लान आउट करना पड़ेगा. अगर हम प्लान आउट नहीं करेंगे तो कोई भी एक्टिविटीज़ हमारी सीक्वेंस वाइज नहीं जाएगी, है ना. किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में करने के लिए तो हमें प्लान आउट करना पड़ेगा ना. प्लानिंग इसलिए फर्स्ट स्टेप होता है. बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से. इसके अंदर आ जाता है अब ऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग फंक्शन. अब मार्केटिंग के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. उनको ऑर्गेनाइज करके चलना, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना उनको धीरे धीरे से. ठीक है,
पुटिंग द मार्केटिंग प्लान इनटू एक्शन। हमने प्लान तो कर लिया, अब ये नहीं है कि वो प्लान हमने जैसे नोटबुक में लिख लिया कि ये करेंगे, सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, उसके बाद 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद स्कूल जाएंगे, ऐसे नहीं करना होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, उस पर एक्शन भी लेना होता है। तो जब कोई भी मार्केटर क्या करता है, सबसे पहले प्लान करता है कि भाई उसने प्लानिंग बना ली, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि हमें इतना फंड हम लेके आएंगे, इतने एम्प्लॉयज़ को हम हायर करेंगे, इस वाली मार्केट के अंदर में पार्टिसिपेशन करना है और इन लोगों को हमें टारगेट बनाना है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसको देख के हमें प्रोडक्ट को बनाना है कि इसके प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर है, हमें उससे अच्छे फीचर्स को अपने प्रोडक्ट के अंदर रखना है, ताकि क्या हो पाए, ताकि जो कंपटीटर है हमारा वो हमारे प्रोडक्ट को compete ना कर पाए इजीली, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं मार्केट के अंदर जो compete करने के लिए बने होते हैं। तो प्लान आउट करके हम उस पर एक्शन लेंगे, जो भी हमने प्लान करा है, कंट्रोलिंग करेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग क्या होती है, ये भी हमने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा था। प्लानिंग क्या होता है हमारा, प्लानिंग होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग हो गया हमारा, कंट्रोलिंग हो गया। अब प्लानिंग और कंट्रोलिंग का मैम क्या रिलेशन है, प्लानिंग एंड कंट्रोल का रिलेशन होता है ये कि प्लान जो हमने करा है और जो हमारा कंट्रोल है उसके बीच में जो हमारा गैप है वो हमें देखना होता है, वो जो ब्रिज है ना वो हमें देखना होता है कि जो हमने प्लान करा उस पर हमने एक्शन लिया, क्या हमारा आउटपुट निकल के आया, जो हमें एक्चुअल में चाहिए था क्या वो निकल के आया। हमें हम सोच के चलते हैं कि भाई हमें इतना प्रॉफिट होगा, लास्ट ईयर हम मान लेते हैं कि भाई 2023 में 2023 में हमें हुआ था 1 करोड़ का प्रॉफिट, अब नेक्स्ट ईयर हुआ भाई 1.5 करोड़ का 24 में, अब 25 में हम क्या चाहेंगे, क्या हमें 1.5 करोड़ का हो। ना तो कंपनी कभी भी ये चाहती कि कांस्टेंट रहे और ना कंपनी कभी ये चाहती कि भाई वो बैकवर्ड जाए, हमेशा फॉरवर्ड ही जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अच्छी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो लास्ट में इसी चीज को हम कंट्रोलिंग कहते हैं, कंट्रोल करके देखना होता है हमें भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग कि भाई इसके बीच का गैप जो हमें फुलफिल करना था वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, देखो मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजरियल प्रोसेस क्या होता है, मैनेजमेंट का ही मतलब होता है ना मैनेज अ मैन, मैन को मैनेज करना, ऐसे ही मैनेजरियल का मतलब होता है पूरी चीज़ों को मैनेज करके चलना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलना, देखना कि हमारी डिमांड कैसी है, रिसर्च करना जगह जगह से, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को इवॉल्व करने के बाद हमें एक आउटपुट देना, सारी चीज़ों को ठीक से रीच आउट कर जाना, ठीक है। सेकेंड चीज़ आ जाता है हमारा इसके अंदर कंज्यूमर सेंट्रिक। अब कंज्यूमर सेंट्रिक क्या होता है, ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हम लोगों से अच्छे से कौन जानता होगा भाई कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है। कस्टमर हम ही लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं कस्टमर। हम जाके कहते हैं ना भैया ठीक ठीक लगा लो, आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, है ना। तो कंज्यूमर को, कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम किंग ऑफ द मार्केट, किंग ऑफ द मार्केट। मतलब जो हमारा कस्टमर होता है वो मार्केट का क्या होता है, राजा होता है, राजा मार्केट का किंग होता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर कस्टमर चाहे तो वो यहाँ से परचेज कर सकता है, यहाँ से परचेज कर सकता है, यहाँ से भी परचेज कर सकता है। अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा भी प्रोडक्ट रखा हुआ है और आप उससे 20 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 500 या 1000 जो भी आपका प्राइस है रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, अगर आप उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो और वो सेम प्रोडक्ट आपके जैसा ही दे रहा है, तो जो कस्टमर है वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने कंपटीशन को देख के प्राइसिंग रखनी होती है, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, लाइक हम कपड़े खरीदने कभी भी जाते हैं किसी, आप लोग कभी गए हो, काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आइए मैम बैठिए, कॉफ़ी लीजिए, और क्या लेंगी आप बताइए, अरे ये साड़ी तो आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, ये तो आपके लिए ही बनी है, आप इसमें बिल्कुल ऐश्वर्या राय लगेंगी, लाइक दैट। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग कन्विंस कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे इसके अंदर। वो लोग ये चाहते हैं कि कस्टमर हमारा रिटेन रहे। सबसे पहले तो जो भी मार्केटर होता है या जो भी सेलर होता है उसको अपना बिहेवियर जो होता है बहुत पोलाइट और बहुत अच्छा रखना पड़ता है टूवर्ड्स देयर
ऑडियंस, देयर एक तरीके से कस्टमर, ठीक है। तो अगर वो इनके लिए अच्छा बिहेवियर रखेगा तभी कस्टमर रिटेन हो पाएंगे और रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। अगर हम रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड कर लेते हैं तो ही हम लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि कंज्यूमर सेंट्रिक क्या होता है। भाई कंज्यूमर सेंट्रिक होता है कंज्यूमर को अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करना कंज्यूमर के साथ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मार्केट और रिसर्च एनालिसिस। रिसर्च एनालिसिस क्या हो जाता है, अब हम किसी भी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी एक कपड़ों की शॉप है या भाई मेरी एक मोबाइल की शॉप है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं उस चीज़ को एनालिसिस नहीं कर रही, उस चीज़ के रिगार्डिंग में रिसर्च नहीं कर रही, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मार्केट में ट्रेंड में चल क्या रहा है। अगर मार्केट मैं 10 साल पुराने फैशन को मार्केट के अंदर ला रही हूँ तो कोई भी कस्टमर मेरे साथ कनेक्टिविटी नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, मेरे से अच्छे प्रोडक्ट, मेरे से कम प्राइस पे, मेरे से ज़्यादा ट्रेंडिंग उसको अगर मिल रहे हैं अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो क्या होगा, वो वहाँ पे रीच आउट कर जाएगा और आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए कि क्या चल रहा है। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया तो सभी चलाते हैं, इंस्टाग्राम हो गया एंड व्हाट्सअप वगैरह एंड फेसबुक, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। स्क्रॉल करते टाइम भी हम लोग देखते हैं शॉर्ट्स में, रील्स में कि क्या चल रहा है। लड़कियों को ज़्यादा इसके अंदर वो होती है, थोड़ी सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि भाई ये ज़्यादा चीज़ें चल रही है, ट्राउज़र चल रहा है आजकल, कुर्ती चल रही है, लाइक हम सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि भाई ये चल रहा है, तो वही चीज़ हम जाके शॉप पे डिमांड करते हैं कि भैया वो दिखा दो, और फोटो दिखा के हमने ये देखा था। तो भाई कस्टमर को कैसे, सॉरी मतलब सेलर को कैसे पता लगेगा कि उसको बेचना क्या है, उसको रखना क्या है। उसको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। उसको पता करना पड़ेगा कि मार्केट में ज़रूरत किस चीज़ की है, तो वो जाके देखेगा, सोशल मीडिया पे देखेगा, सोशल मीडिया तो वो भी चलाता है, और रीच आउट करेगा डिफरेंट प्लेसेस पे, वहाँ पे देखेगा वो क्या चीज़ें ट्रेंड में है, क्या फैशन में है। इसी तरीके से फूड रिलेटेड आइटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि खाने में आजकल हम देखते हैं कौन सी डिश सबसे ज़्यादा चल रही है, मोमो, चाइनीज़ डिश, ठीक है। तो इसी तरीके से एनालिसिस करके उसके बेसिस पे लोग क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और मार्केट को ग्रो अप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट रिसर्च आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बिजनेस के अंदर करना क्या है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग करो चीज़ों की, उसके ऊपर रिसर्च करो, डिमांड को एनालिसिस करो, सप्लाई को चेक करो, सारी चीज़ों को इवॉल्व करो, फिर उसके बाद उनका मतलब डेवलपमेंट करना है हमको, ठीक है। बिल्डिंग मार्केटिंग फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क हमें तैयार करना है कि हमें क्या क्या रहेगा उसके अंदर। हमारा भाई रॉ मटेरियल कितना रहेगा, हमारा वेयर हाउस कहाँ होगा, भाई हमारे अंडर कितने लोग वर्क करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजर कौन होगा, कौन किस चीज़ को संभालने वाला है, सारी चीज़ों को ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कि होगा क्या क्या आखिरकार। तो इसके अंदर हमारा मार्केटिंग फ्रेमवर्क हमें पूरा अच्छे से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ आशाएं होती हैं, है ना, जो कि होती है, इसी के पर्पज से तो ऑर्गेनाइजेशन खोली जाती है, ठीक है। क्या ऑर्गेनाइजेशन की क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्या आशाएं हो सकती हैं, भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को रिटेन रखना है, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और प्रॉफिट अच्छा खासा कमाना है, हर साल बस ग्रो अप करते जाना है। शेयर होल्डर्स अच्छा खासा पैसा लगा रहे हो मार्केट के अंदर, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है, ये होती है, वो फुलफिल करना चाहती हैं इन चीज़ों को, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन, प्रमोशन तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बिना प्रमोशन के तो कोई भी प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। कैसे, क्योंकि बिना प्रमोशन हमें नहीं पता चलता ना कि क्या चीज़ मार्केट के अंदर नई आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही है ना। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें पता चल जाता है ओहो ये वाली क्रीम मार्केट के अंदर आई है, अच्छा ये एक्ने प्रॉन क्रीम है, और ये मतलब ये डार्क स्पॉट्स हटाती है। हम बहुत सारी चीज़ें, आजकल लोग स्किन केयर के इतने फ़ैन हो गए हैं कि वो कोरियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लग गए हैं। तो कैसे पता चलता है, इसी से मेरे को याद आया, एक बार 12th क्लास में मैं भी टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख के मैंने एक बार प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया था, और जिससे मेरे पूरे फेस पे एक्ने हो गए थे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं वो ठीक हो, जो चीज़ जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो अच्छा हो, लेकिन जो कंपनी है उसका काम होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ग्रो अप करने के लिए उसका एडवर्टीजमेंट करे, प्रमोशन करे, वर्ड एंड माउथ भी हो जाती है प्रमोशन
टीवी स्क्रीन्स के थ्रू हो जाती है, हमारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। आजकल तो सोशल मीडिया कोलैबोरेशन, जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके थ्रू कोलैबोरेशन करा के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बहुत इजी तरीका हो गया आजकल लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे पास सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास आज के टाइम में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं ना कि हम अपने प्रोडक्ट को कहीं भी सेंड कर सकते हैं ईजिली। बट आज के टाइम में आपका प्रोडक्ट मैटर नहीं करता कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मैटर करता है आपकी एडवर्टीजमेंट कितनी अच्छी है, आपकी लेबलिंग कितनी अच्छी है, आप कितनी क्रिएटिव हो, आपकी स्ट्रेटजीज कितनी अच्छी हैं, आपका परफेक्शन कितना अच्छा है उस चीज़ के अंदर। आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपने क्या कर लिया, आपने बस प्रोडक्ट को बना लिया, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर वो भी सेल नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी इतने एफर्ट्स करके बनाती है, वो मार्केट में आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई नहीं जानता। काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, बट वो मार्केट में आए और उन्होंने सर्वाइव करा। क्यों कर रहे हैं वो सर्वाइव? क्योंकि उनका एडवर्टीजमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग उनको इतने अच्छे से परचेज कर रहे हैं ना, उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेलिब्रिटीज़ उनका प्रमोशन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग उनका प्रमोशन कर रहे हैं, तो लोगों के एक तरीके से पोजिशनिंग बैठ जाती है ये कि भाई सब लोग इसको यूज़ कर तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, हम भी गोरे हो जाएंगे कोरियन ड्रेस इसे लगा के। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हम सबको पता है भाई। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग क्या होता है? हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए, एक बढ़िया से भैया बैठे होते हैं जो हमारा वेलकम करते हैं और बोलते हैं आइए मैम आपका स्वागत है। तो सेलिंग भी भाई बहुत अच्छी, एक तरीके से ये भी ना, इसको भी हम क्रिएटिविटी बोल सकते हैं इंसान की, कि मतलब कोई अपने बातों से कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक इन्फ्लुएंसिंग पावर कि वो आपको बुला रहा है। एक अच्छा सेलर वही है कि आप उसकी शॉप पे अगर गए हो तो आप स्टेप बैक नहीं ले रहे हो, अगर आप स्टेप बैक ले रहे हो तो आप कुछ खरीद के ही उसकी शॉप से वापस जा रहे हो। तो सेलिंग भी एक क्रिएटिविटी बोल सकते हैं। तो सेलिंग इसका पार्ट होता है बाइंग एंड असेंबलिंग। देखो, बाय करना, असेंबल करना, एक तो प्रोडक्शन करना होता है कि भाई हमने रॉ मटेरियल लाए और उससे बनाया सामान, पैकेजिंग करके सेल आउट कर दिया। अब असेंबलिंग किन चीज़ों की होती है? जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो जाती हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट जगह से, कंट्रीज से बन के आते हैं, जिनको असेंबल करके सेल आउट किया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रोडक्ट बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होगी। डिफरेंट जगह पे उसको पहुँचाने के लिए हमें अलग अलग संसाधनों की जरूरत होती है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रीच आउट कराते हैं, वहाँ पे पहुँचाते हैं, ताकि ईजिली कोई भी उसको परचेज कर पाए। हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, हमारी पहुंच तक होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज। अब हमने प्रोडक्ट को बना लिया, हम उसको स्टोर कहाँ करेंगे? स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। तो हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेयर हाउसेस का एक जगह बना ली है, जिसको हम वेयर हाउसेस कहते हैं। ठीक है, उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को रख देते हैं बना के। अब भाई स्टोरेज की जगह क्यों चाहिए होती है? हमेशा ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी मार्केट में बूम होता है, ठीक है, और कभी कभी नहीं होता, रिसाइसिस वगैरह आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट को बना के रख लेते हैं, बल्क में बना के रख लेते हैं, तो उसमें कंपनी का फायदा होता है। दूसरा, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है ना, जब मार्केट के अंदर भाई वो प्रोडक्ट नहीं है या आउट ऑफ स्टॉक है, तो कुछ ऐसे मार्केटर्स होते हैं जिनके पास अवेलेबल होता है, तो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक तो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि अगर हम बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना लेते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आ जाती है उससे। ठीक है, कॉस्ट कम तो आती है हमारी, साथ में हमारी एक तो लेबर कॉस्ट कम आ जाती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आ जाती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आ जाती है। अगर हम साथ में बना लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स ही रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उनके अंदर थोड़ा हमें फ़ायदा मिल जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है, स्टैंडर्ड बना के रखना होता है एक मार्केट में, ताकि कस्टमर रिटेन रहे। आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, वो वंस इन अ वाइल एक बार परचेज करके अगर वो दोबारा आपके पास नहीं आ रहा है, तो मीन्स आपका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है।
क्योंकि हम काफ़ी बार होता है ना, एक बार ट्राई कर लेते हैं, किसी चीज़ को ले लेते हैं, फिर हम उसको अगर वो खाने की चीज़ है तो हम उसको खाने के बाद ये बोलते हैं कि नहीं भाई बड़ा गंदा टेस्ट था, हम इसको दोबारा से ट्राई नहीं करते। एंड हम वर्ड एंड माउथ प्रमोशन भी करते हैं उसके, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताते हैं, फैमिलीज़ को बताते हैं कि नहीं वहाँ मत जाना, बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट था उस रेस्टोरेंट का, या उस भी जो भी वो कैफ़े था, या कुछ कपड़े लेने जाते हैं, कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं, तो हम पहले से ही बता देते हैं। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होता है भाई। फाइनेंस चाहिए होता है, क्योंकि बिना फाइनेंस की तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती है ना, बिना फाइनेंस के तो हो ही नहीं सकता। जितना रॉ मटेरियल आएगा, पेमेंट करनी होंगी, सारी चीज़ें, हमारा टोटल जो सिस्टम है फाइनेंस पे टिका हुआ है। तो एक मार्केटर के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा फंड होना चाहिए, अच्छी फाइनेंसिंग होनी चाहिए, अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक अच्छी एफिशिएंसी होनी चाहिए उसको क्या करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको प्रॉपर यूज करने के लिए, कि उसको यूज कैसे करना है, वेस्टेज उसकी नहीं करनी। तो फाइनेंस के अंदर हम ये पढ़ लेते हैं, रिस्क टेकिंग होती है भाई। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, रिस्क टेकिंग होती है। रिस्क टेकिंग ये होती है, क्योंकि वो तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इश्क में भी रिस्क होता है, तो मार्केट में क्यों ना हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क एक कॉमन सी बात है, क्योंकि जब भी कोई भी हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहा है, उसके अंदर क्या होगा, रिस्क होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमें नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है। प्लानिंग में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। ठीक है, तो बिजनेस हम बस चलाते जाते हैं उस चीज़ों को, ये थोड़ा रिस्क टेकिंग होता है। जाएगा तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है बिजनेस, इस पर हमें कंसिस्टेंसी रखनी होती है और लगे रहना होता है। मार्केट इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अगर हमें ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपका कॉम्पिटिटर कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो कितना अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बना रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या फिलॉसफी है, वो अपने प्रोडक्ट को कितने प्राइस में बेच रहा है, कितनी उसमें कॉस्ट लगा रहा है, कैसा प्रोडक्शन कर रहा है, वो कितनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो आपको इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आप सारी चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हो, बट कमी कहाँ पे आ रही है, कमी यहाँ पे आ रही है कि आप लोग उसको क्या नहीं कर पा रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। कभी भी शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कभी भी शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए। जो अपने कॉम्पिटिटर को वीक समझता है वो वहीं पे हार जाता है। कॉम्पिटिटर को हमेशा स्ट्रांग समझो, और उसको compete करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, वो क्या क्या करेगा आगे, तो उसके बेसिस पे आप 4 कदम उससे आगे चल सकते हो, उसके बेसिस पे तभी आप compete कर पाओगे, अदरवाइज वो आपको मार्केट से आउट कर देगा। नेक्स्ट हम ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये कलर ले लेते हैं, बेस्ट है। ठीक है, मार्केटिंग प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है हमारा मार्केट प्रोग्राम जो है, एंड इट डज नॉट एंड अंटिल द कस्टमर वांट आर एडिक्वेटली सेटिस्फाई। भाई एक छोटे से प्रोडक्ट से हमारा जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना मार्केटिंग का, वो स्टार्ट हो जाता है। एक प्रोडक्ट ही तो सेल करना होता है ना। अच्छा, क्या हम मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ही सेल करते हैं? नहीं, सर्विसेज भी तो सेल करते हैं ना। अगर देखो, आप टीचिंग के एरिया में जाते हो, टीचिंग फील्ड में जाते हो, तो एक टीचर क्या देता है आपको? ठीक है, मटेरियल अलग हो गया, वो तो आपको फिजिकल वे की जगह अगर वो हम डिजिटली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर आपको सर्विस दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, इंटेंजिबल थिंग्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये सर्विस के अंदर इंक्लूड होंगी हमारी। ठीक है, हम रिसेप्शन पे जाते हैं, जो मैम बैठी होती है वो क्या देती है, हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सर्विस की भी चार्जेस होते हैं। अनटिल अनलेस आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो आपका मोटिव बिल्कुल जीरो है, और आपका जो प्रोडक्ट है मींस वो सक्सेसफुल नहीं रहा मार्केट के अंदर। प्रोडक्ट से कहानी शुरू होके खत्म कहाँ पे होती है? सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जो उसको लास्ट में कंज्यूम करेगा, उस पे जाके ये पूरी कहानी स्टॉप होती है। अगर वो सेटिस्फाई है देन आप सक्सेसफुल हो गए, अदर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, प्रॉफिटेबल सेल्स ओवर द लॉन्ग रन एंड रिपीट परचेज कस्टमर्स आर वाइटल सक्सेस इन द मार्केटिंग। देखो, सक्सेस की डेफिनेशन तो हमने देख ली कि प्रोडक्ट से लेके सेटिस्फेक्शन पे खत्म होती है। सेकंड चीज आ जाती है रिटेन करना कस्टमर को। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है मार्केट के अंदर, तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, है ना, वो दोबारा आएगा
पूछने के लिए कि भैया अपना ये प्रोडक्ट दे दो, हम लास्ट टाइम लेके गए थे, बड़ा अच्छा निकला था आपका प्रोडक्ट, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा और वो आपसे बार बार चीज़ों को खरीदने के लिए आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी चीज़ें देखते हो तो आप बार बार उन्हीं चीज़ों पे जाते हो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बढ़िया लगती हैं। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस alone can act as a effective tool in a decision of marketing management। तो रिसर्च मैटर करती है, इंफॉर्मेशन मैटर करती है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो मैटर करता है, आप कितने अच्छे डिसीजंस ले रहे हो टूवर्ड्स योर मैनेजमेंट मार्केटिंग, वो सब इसके अंदर मैटर करता है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं 4 चीजों को। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली, इसमें 5 दिखाए हैं बट इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4 ही होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद सेलिंग आता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है, देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली कि आप अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से बना रहे हो, उसको आप अवेलेबल करा रहे हो मार्केट के अंदर। आपका प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को बना लो, आप उसको अवेलेबल करा दो, आपका प्रोडक्ट अपने आप सेल आउट हो जाएगा मार्केट के अंदर। बस आपको क्या करना है, आपको बल्क में प्रोडक्ट बनाना है, जिस चीज़ की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, आप उसको बना लो और उसको इकट्ठा कर लो, एक जगह से स्टोर कर लो और आप उसको उस जगह तक पहुंचा दो जहां पर बहुत ज़्यादा उस चीज़ की डिमांड है, बहुत ज़्यादा हाइप है, तो उसको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इट इज़ द फिलॉसफी दैट कंज्यूमर विल लाइक प्रोडक्ट्स दैट आर easily अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। अफोर्डेबल होना चाहिए, यहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती, अवेलेबल होगा, अफोर्डेबल होगा, लोग जाके उसको खरीद लेंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया ब्रिटानिया का ही ब्रेड चाहिए और दूसरा ब्रेड हम नहीं लेंगे, कुछ बोलते हैं जाके दुकान पे भैया ब्रेड दे दो। ठीक है, कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी का है, डजेंट मैटर, अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, कम प्राइस का है, तो वो ले लेंगे उसको। ठीक है, यही होता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये हमारी इजीली जो चीज़ें अवेलेबल हो जाती है ना, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारा लगता है। दूसरा आता है हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है, इट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द हाईएस्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। जिन प्रोडक्ट्स की हाईएस्ट क्वालिटी होगी और परफॉर्मेंस उनके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसके ऊपर कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, इनोवेशन फीचर्स होने चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, तो आपने उसके अंदर कुछ इनोवेशन ही नहीं करा। आपकी पैकेजिंग तब भी ऐसी आती थी, आपकी पैकेजिंग आज भी ऐसी आ रही है। आपके बिस्किट तभी भी बिना काजू के आते थे, आपके बिस्किट आज भी बिना काजू के आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इनोवेशन करो, कुछ ना कुछ चीज़ जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है, तभी कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अग्री करता है। द कंपनी देयरफॉर फोकस ऑन द मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग दैम ओवर टाइम। तो कंपनी फोकस करती है इसमें कि प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया रखी जाए, और क्वालिटी को बढ़िया रखने के साथ क्वालिटी को मेंटेन करा जाए, ओवर द टाइम उसमें चेंजेस लाए जाने चाहिए। वरना अगर आप एक जगह से ही उस पर वैसे ही टिके रहोगे तो कस्टमर किसी प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएगा जल्दी से, है ना। अगर आप अपने आप को इनोवेट नहीं करोगे, इम्प्रूव नहीं करोगे, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो कि सारी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कस्टमर को स्विच करने में टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। भाई ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा बढ़िया होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट। बस इसके अंदर क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है आपको, अनटिल अनलेस कस्टमर को फर्क पड़े या ना पड़े, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है बस। ठीक है, आपको क्या करना है, आप इतनी बढ़िया एडवर्टीजमेंट कर दो, इसमें कोई प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ना क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता। इसमें एक टारगेट बनाते हैं कि बस जितना हमने प्रोडक्शन करा है वो पूरा सेल आउट हो जाए, बट इसके अंदर एक रिस्क रहता है कि कस्टमर कभी भी इसके अंदर रिपीट परचेज नहीं करता, क्योंकि अगर आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो कस्टमर कभी भी आपके पास दोबारा वापस नहीं आएगा। इट इज़ द आइडिया दैट customers will not buy nth of the company products unless it company
अंडरटेक द लार्ज स्केल ऑफ सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स। भाई प्रमोशनल एफर्ट्स जिस चीज पे लगते हैं ना उसी पे कस्टमर ज्यादा आता है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती। आप प्रमोशन देख के जाओगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया था आपको कि मैंने एक टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा था, मैंने नहीं देखा उसकी क्वालिटी कैसी थी, मैंने नहीं देखा कि उसका क्या चीजें हैं क्या नहीं है। वो महंगा मिला, मैंने महंगा खरीदा, बट मैंने किस चीज से अट्रैक्ट होकर खरीद लिया, वो क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छी थी, उसकी पैकेजिंग अच्छी थी। तो उसमें पूरा जो फोकस होता है ना, एक इसका डोमिनेंट पॉइंट जो होता है वो होता है टूवर्ड्स द एडवर्टीजमेंट, कि अपना एडवर्टीजमेंट इतना अच्छा कर दो, अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर दो ना कस्टमर के माइंड में कि कस्टमर खरीदने के लिए रेडी हो जाए, भले ही वो वापस ना आए खरीदने के लिए, बट आपका टारगेट पूरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा सा है, बहुत अच्छे तरीके से अपने कस्टमर का ध्यान रखता है। किस तरीके से ध्यान रखता है अपने कस्टमर्स का? देखो, इट होल्ड दैट the key to achieving organizational goal consist of the company more effective than competitor in creating, delivering and communication superior customer value and targeting market। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करनी है हमें कस्टमर के माइंड में, प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, वैल्यूएबल बनाना है कि कस्टमर को एक वैल्यू प्रोवाइड हो पाए, इससे कस्टमर खुश हो, सेटिस्फाई हो, ताकि वो अगले बार भी आए, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करे, हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करे, ताकि वो बार बार हमारे ही पास रीपरचेज के लिए आए। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है, द जॉब इज नॉट टू फाइंड द राइट कस्टमर। ये इसका मतलब क्या है? जॉब यही नहीं है कि हमें राइट कस्टमर को फाइंड करना है, ठीक है, फॉर योर प्रोडक्ट, बट द राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट कस्टमर। ये कहता है राइट प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर को ढूंढना है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना देना, हमें कस्टमर को भी ढूंढना है उसके लिए, जो कस्टमर को सुटेबल होगा, कस्टमर की जो वांट्स होंगी। आजकल आप लोग देखते हो कि भाई मार्केट के अंदर एक नई चीज़ चल गई है कि हम लोग ना चीज़ों को कस्टमाइज़ करा लेते हैं, है ना। हमें किसी का बर्थडे पे गिफ्ट देना होता है या कुछ भी हमें चीज़ बनवानी होती है, हम उसको कस्टमाइज़ करा लेते हैं, ये भैया यहाँ पे ये वाला कलर दे देना, यहाँ पे इस तरीके से कर देना, तो वो चीज़ और क्रिएटिव और अच्छी हो जाती है, हमारी मर्जी से होती है, तो हम पैसे भी उसके लिए अच्छे पे करते हैं, अमाउंट अच्छा पे करते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? यही एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें कस्टमर जो चाह रहा है ना, हमें वो बनाना है, जो हम चाह रहे हैं हमें वो नहीं बनाना। कस्टमर जिस चीज़ के लिए पैसे पे कर रहा है ना, उसको उस चीज़ की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताता है। मार्केटिंग अप्रोचेस आ जाती है हमारी थोड़ी सी, मार्केटिंग अप्रोचेस आ जाती है हमारी थोड़ी सी। मार्केटिंग अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं हम। मीनिंग क्या होती है मार्केटिंग अप्रोचेस की? भाई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अप्रोचेस की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होती है, आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें इसके लिए। द स्टडी ऑफ मार्केटिंग हैज़ बीन अप्रोच्ड इन मोर देन वन वे। किसी भी मार्केट को चलाने के लिए एक से ज़्यादा तरीके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पे टिके हुए हैं और उसी चीज़ पे हम रिलाई करे जा रहे हैं, नॉट लाइक दैट, ठीक है। टू सम इट हैज़ मीन टू सेल समथिंग एट द शॉप मार्केट प्लेस, टू सम इट हैज़ मीन टू स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द मार्केट, एंड सम इट हैज़ meant टू स्टडी ऑफ द पर्सनल होलसेलर रिटेलर एंड एजेंट्स। हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें सिर्फ कस्टमर के बारे में नहीं सोचना, होलसेलर रिटेलर, जो चीज़ मार्केट से जुड़ी हुई है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट उन सब के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आ जाती है हमारी इसके अंदर। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किस बारे में बात करती है? अंडर दिस अप्रोच द फोकस इज मेड ऑन द सेवरल एंड इंस्टीट्यूशनल सच एज द रिलेशनशिप, होलसेलर्स and exporters, agencies etc. which involve the process of movement of goods। जो हमारे गुड्स का मूवमेंट करा रहे हैं, मेन जो हमारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, तो हमें उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, हमें उनकी चीज़ों को भी देखना चाहिए। दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल मैन अप्रोच। इसको मिडल मैन अप्रोच का भी मिडल मैन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? भाई एक जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका काम क्या होता है? उसका प्रोडक्शन करवाना काम होता है, ठीक है। कस्टमर का काम होता है खरीदना। मिडल जो बीच में जो लोग दोनों कड़ियों से जुड़े होते हैं, ठीक है,
जो दोनों तक रीच आउट करते हैं वो होते हैं हमारे होलसेलर, रिटेलर। तो इनकी कनेक्टिविटी बोथ द साइड बनी होती है, इधर से भी और इधर से भी। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। वही तो होते हैं जो मैनिपुलेट करते लोगों को, भैया दीदी खरीद लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके लिए ही बना है, इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कभी भी मेगा मार्ट वगैरह में गए होगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऐसे खड़े होते हैं जो आपको बताते हैं, ठीक है, रिटेलर्स खड़े होते हैं जो आपको बताते हैं उस चीज़ों के फायदे, उनके लिए बोलते हैं कि आप इसको खरीदो, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये लोग ही जो प्रोडक्ट को मेन जो सेल कराते हैं ना, तो यही लोग कराते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेज करना। फाइनेंशियल का काम क्या होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को संभालना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बनाना। तो ये सारी चीज़ें तो बनने के बाद बाहर आके आपका प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है ना, इन लोगों के ऊपर ही वो चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी, ठीक है। फंक्शनल अप्रोच। अब फंक्शनल अप्रोच क्या बोलती है हमें, द फंक्शनल अप्रोच गिव इंपोर्टेंस ऑन द वेरियस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड्स, वन कंसंट्रेट अटेंशन ऑन द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फंक्शन एंड परफॉर्म्ड बाय द मार्केटिंग, कि आपकी मार्केट जो है कितने अच्छे से सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही है मार्केट के अंदर। दिस अप्रोच मार्केटिंग स्प्लिट्स इनटू अ मैनी फंक्शन। मार्केट को बहुत सारे फंक्शंस के अंडर बांटा गया है, स्प्लिट करा गया है काफ़ी सारे फंक्शंस के अंदर, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, प्राइसिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। हम सारी चीज़ों के बारे में अभी बात कर चुके हैं ब्रीफली, तो हम डिटेल्ड में इतना नहीं कर सकते अभी। तो अभी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं कि भाई बाइंग क्या होता है। बाइंग वो होता है जिसके लिए हम पे करते हैं और एक सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं। सेलिंग होता है मैन्युपुलेशन बाय स्ट्रैटेजी, अपने प्रोडक्ट को अपने अपने कस्टमर तक पहुंचाना। प्राइसिंग एक वैल्यू को परसीव करने के लिए जो एक कस्टमर पे करता है, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट, वो होता है हमारा प्राइसिंग। स्टैंडर्डाइजिंग, जो एक वैल्यू कस्टमर के माइंड में क्रिएट की हुई होती है, एक पोजिशनिंग जो बनी होती है, वो हमारा आ जाता है स्टैंडर्डाइजिंग में। स्टोरेज, जहाँ हम सामान को रखते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू हम पहुँचाते हैं, ये सारी चीज़ें ऑल ओवर द हमारे फंक्शंस के अंदर आ जाती हैं। आज तो बहुत लोग शॉपिंग करने जाने वाले हैं इस वीडियो को देख के, लड़कियां तो खासकर, क्योंकि लड़कियों की मार्केटिंग फेवरेट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट अप्रोच। मैनेजमेंट अप्रोच तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि भाई सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करके चलना, मैनेज करके चलना, ठीक है। द अप्रोच इट इज़ लेटेस्ट एंड स्पेसिफिक, इट कंसंट्रेट अपॉन टू अ एक्टिविटीज ऑन अ मार्केटिंग functions and focus on the roles of decision making at the level of firm। ये level of firm के ऊपर सब पे कंसंट्रेट होता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, किस चीज़ को कहाँ मैनेज करना है, कब क्या करना है, सारा मैनेजरल प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर। दिस अप्रोच इज मेनली कंसर्न विद हाउ मैनेजर हैंडल टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है, सिचुएशन। किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या करना है, उसी चीज़ को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। किस चीज़ को हम कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। इट एम थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ द करंट मार्केट एंड प्रैक्टिसेस टू अचीव द स्पेसिफिक मार्केट ऑब्जेक्टिव। ये हमें क्या बताता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से हमें क्या करना है, अचीव करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।